घर वाले जो भी बोलते हैं कि भाई खुशखबरी दे दो, गुड न्यूज़ दे दो, दादा दादी कब बनाओगे, जो फीमेल है उसकी वाइफ उसके साइड से होगा कि नाना नानी कब बनाओगे, प्लस उसके ऑफिस का भी एक अपना अलग ही स्ट्रेस है कि टाइम पे ड्यूटी आना है, ड्यूटी कंप्लीट करनी है। ओवरऑल सारी जो स्ट्रेस चल रही है, भाग दौड़ भरी जिंदगी चल रही है, माइंड पे इतनी एंजाइटी चल रही है कि फैमिली प्लानिंग कब करें और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे बेटर की जाए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। होप सो आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं बांझपन। इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी कितने टाइप का होता है, कौन कौन से कारण होते हैं जिनसे इनफर्टिलिटी देखी जाती है। तो एक के बाद एक मैं सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाली हूँ और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो को वॉच कर पाएंगे। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी सबसे आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं, एक कपल यानी कि मेल और फीमेल होते हैं, वो उनमें एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो अपने समान एक संतान उत्पन्न करने के कैपेबल होते हैं, यानी कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए कैपेबल होते हैं। बट वहीं अगर कोई दंपति ऐसे हैं, पति पत्नी ऐसे हैं जो कि बेबी को एक सामान्य तरीके से जन्म नहीं दे पा रहे हैं, या कह सकते हैं कि ओवम और स्पर्म जो है वो फर्टाइल नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन में फेलियर हो जा रहा है, तो उसे हम टर्म देते हैं इनफर्टिलिटी। ये तो है एक सामान्य सा डेफिनेशन। अगर एक्चुअल डेफिनेशन की हम बात करें तो इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज अ फेलियर टू conceive within 1 or more year of regular unprotected intercourse। इसमें कोई भी कपल जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स 1 ईयर तक कर रहे हैं बट उनको ऐसा परिणाम नहीं मिल रहा है जहाँ पे एक नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है, वो चीज फेलियर है, फर्टिलाइजेशन फेलियर है, उसे ही हम टर्म देते हैं इनफर्टिलिटी। इसका एक जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर तक होता है। 1 ईयर तक अगर कोई फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है, कैपेबल नहीं है कंसीव करने, मतलब उसके अंदर इनफर्टिलिटी है। अपने इंडिया में 100% में से लगभग 15% लोग इनफर्टिलिटी से सफर कर रहे हैं, वो भी जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के कपल हैं। इंडिया में WHO के अनुसार एक एस्टिमेट प्रीवलेंस, वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी लगभग 3.9 से लेकर के 16.8% तक इसमें पाया जाता है कि लोग इनफर्टिलिटी से सफर कर रहे हैं। ये WHO के अनुसार बताया गया। इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा ऐसा रोग बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता, ना ही ये कोई परमानेंट इश्यू है जो हमेशा रहने वाला है। कईयों में आपने ऐसा सुना होगा कि शादी के 10 साल बाद या शादी के 15 साल बाद भी फीमेल जो है वो कंसीव कर लेती है और एक बच्चे को जन्म देती है। तो ये कोई परमानेंट एक प्रॉब्लम नहीं है, वो समय के साथ कभी कभी ठीक भी हो जाता है, कभी कभी इसके लिए ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। इनफर्टिलिटी के अंदर मैं 2 टर्म बताऊंगी। पहला टर्म है सब फर्टिलिटी एंड सेकेंड टर्म है फिकंडेबिलिटी। सब फर्टिलिटी का मतलब होता है जहां पे एक नॉर्मल एक जो प्रजनन दर होता है उससे थोड़ा सा प्रजनन दर कम हो जाना कहलाता है लेस फर्टिलिटी। फिकंडेबिलिटी का मतलब होता है कि कईयों में आपने ऐसा भी सुना होगा कि जस्ट आफ्टर मैरिड फीमेल ने कंसीव कर लिया है, यानी कि पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल ही, उसके शादी के बाद जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें ही फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ऐसे कपल जो बहुत ही हेल्दी कपल हैं और उनमें प्रजनन दर बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छा पाया जाता है कि शादी के बाद पहला जो ओव्यूलेशन होता है उसमें ही फीमेल कंसीव कर पाती है, तो ऐसे एक अच्छे हेल्दी कपल को हम एक टर्म देते हैं फिकंडेबिलिटी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनफर्टिलिटी के टाइप क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, इनफर्टिलिटी के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड दूसरा होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में हम उन्हें रखते हैं जो शादी के बाद कभी भी कंसीव ना किए हों, एंड सेकेंड इनफर्टिलिटी में हम उन्हें रखते हैं जो पहली बार तो कंसीव कर लेते हैं बट सेकेंड बेबी में उनको बहुत दिक्कत आती है। मतलब पहला जो उन्होंने कंसीव किया, पहला जो फीमेल कंसीव करती है, या तो वो एबॉर्शन हो जाता है, या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, या फिर बेबी है पर काफी बड़ा हो गया है, अब उनको जरूरत है कि सेकेंड बेबी चाहिए, बट जब वो सेकंड की ट्राई कर रहे हैं तो उनका फर्टाइल ही नहीं हो रहा है ओवम और स्पर्म। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट तो आराम से हो जाता है बट सेकंड में प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या टर्म देते हैं, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कौन कौन से फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब तक हम बात कर रहे थे क्या, इनफर्टिलिटी की। तो अब हमारा पॉइंट है कि कौन कौन से फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। सबसे पहला होता है हेल्दी स्पर्मेटोजोआ। हेल्दी स्पर्मेटोजोआ का नाम से ही मतलब है कि हेल्दी स्पर्म होना चाहिए, मोटाइल स्पर्म होना चाहिए, सारी चीज़ें जो हेल्दी स्पर्म में होती हैं वो होनी चाहिए, तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। एंड सेकेंड होता है कैपेसिटेंस एंड एक्रोसोम रिएक्शन।
कैपेसिटेंस एंड एक्रोसोम रिएक्शन का मतलब होता है कि जो एक स्पर्म है, स्पर्म के टिप पे एक एंजाइम निकलती है जिसे हम बोलते हैं हाइलोरोनिडेज एंजाइम। हाइलोरोनिडेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, ओवम को, जैसे ये ओवम है और ये स्पर्म आता है और उसको भेदता है, यानी कि एक उसके टिप पे हाइलोरोनिडेज एंजाइम निकलता है, वो उसको भेदने में हेल्प करता है और वो भेद करके अंदर जाता है, तभी वो फ्यूज होता है। अगर स्पर्म के टिप पे वो एंजाइम ही नहीं पाया जाएगा, वो हाइलोरोनिडेज एंजाइम नहीं है, एब्सेंट है, तो क्या होगा, वो उसको भेद नहीं पाएगा, मतलब वहां तक पहुंचने का भी कोई मतलब नहीं है स्पर्म का, ठीक है। तो क्या है कि वो फालतू में मेहनत करके वहां तक पहुंचा, बट उसके अंदर, बेचारे के अंदर तो हाइलोरोनिडेज एंजाइम ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं पाया, वो वहां से वापस लौट जाएगा या डेड होकर के बाहर हो जाएगा। तो स्पर्म के मोटेलिटी के साथ साथ कैपेसिटेशन भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कैपेसिटेशन ही नहीं है तो वो उसको भेद नहीं पाएगा, ठीक है। भेदने को ही हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो अगर वही नहीं है तो स्पर्म का वहां तक पहुंचना भी बेकार है। तो उसके साथ साथ, मोटेलिटी के साथ साथ, स्पर्म का हेल्दी होने के साथ साथ एक जरूरी है कि उसमें कैपेसिटेंस एंड एक्रोसोम रिएक्शन भी होना चाहिए। एंड फीमेल की बात करें तो ओव्यूलेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं है तो फिर फर्टिलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन है, अगर ओवम बन रहा है, ओवम मैच्योर होके आ रहा है, तभी वो क्या करेगा, स्पर्म के साथ फ्यूज हो पाएगा। अगर ओव्यूलेशन नहीं है तो स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं होगा। एंड सेकेंड होता है पेटेंट फैलोपियन ट्यूब। पेटेंट फैलोपियन ट्यूब का मतलब होता है जो फैलोपियन ट्यूब है, जो यूट्रस के साइड में जो फैलोपियन ट्यूब होती है, वो भी हॉलो स्ट्रक्चर होनी चाहिए, वो कहीं से नैरो नहीं होना चाहिए, वो कहीं से ब्लॉक नहीं होना चाहिए। वरना अगर ओवम ही वहां से आता है, यूट्रस के अंदर आए, तो भी उसको एक ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। या अगर स्पर्म ही ट्यूब में होकर के जाता है ओवम फर्टाइल करने के लिए, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला पार्ट में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, वहां तक भी नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज ऑफ वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, फैलोपियन ट्यूब में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टाइल ओवम टू यूटेराइन कैविटी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टाइल ओवम इन यूटेराइन कैविटी का मतलब होता है कि अगर फर्टाइल हो भी गया, ओवम जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया, कहाँ पे, एम्पुला पार्ट में, तो वहां से उसको वापस कहाँ आना है, यूट्रस के अंदर आना है, क्योंकि फीटस कहाँ ग्रोथ करता है, यूट्रस के अंदर ही करता है। तो यूट्रस में भी आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फर्टिलाइजेशन के बाद भी। तो ये सारी चीजें जो है एक के बाद एक जो एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, जो कहते हैं कि एक टीम वर्क है। तो पूरा एक स्पर्म का अच्छा होना, ओव्यूलेशन होना, फैलोपियन ट्यूब का अच्छा होना, हार्मोन का बॉडी में होना, एंडोक्राइन सिस्टम का स्ट्रांग होना, देन ओवरीज का, मतलब ओवरऑल देखी जाए सारी चीजें जो है एक के बाद एक हेल्दी होना, एक टीम वर्क कह सकते हैं, उस तरीके से काम करते हैं, तब जाके एक कपल जो होते हैं वो एक बेबी को जन्म देने के लिए कैपेबल होते हैं। तो ये टीम वर्क प्रॉपर होना चाहिए, जो हमारी बॉडी के अंदर, या कह सकते हैं जो एक कपल है उनके फीमेल पार्टनर है या जो मेल पार्टनर है, दोनों के बॉडी में ये अच्छे से हो पाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनफर्टिलिटी के कॉजेज क्या क्या होते हैं। और मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूंगी कि ये जो बांझपन है ना, वो सिर्फ उसके लिए फीमेल जिम्मेदार नहीं होती है, मेल पार्टनर भी जिम्मेदार होता है, बराबर ही जिम्मेदार हो सकते हैं। कभी कभी हालांकि ऐसा भी होता है कि फीमेल सही है, बॉडी पोस्चर ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम भी ठीक से वर्क कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल भी टाइम पे है, ओव्यूलेशन भी टाइम पे है, एवरीथिंग इज गुड इन फीमेल, बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि मेल पार्टनर इसके लिए जिम्मेदार हो जाता है, बिकॉज उनकी कुछ ऐसी हैबिट होती हैं, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, और भी बहुत सारे ऐसे हैबिट होते हैं जो उनमें बांझपन का एक कारण बन सकता है। तो जैसा हम समझते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही कम में रखा जाता है, आदमियों को हमेशा ऊपर माना जाता है, तो ऐसा वो समझते हैं कि बांझपन जो है वो सिर्फ फीमेल में देखा जाता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप एज अ मेडिकल देखें, अगर आप एज अ साइंस देखें, तो ये जो इनफर्टिलिटी है वो दोनों में बराबर अफेक्ट करता है, ठीक है, मेल में भी उतना ही, फीमेल में भी उतना ही। तो कई बार जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ अपने फीमेल पार्टनर को दोषी ना ठहरा के एक बार अपनी भी जांच कराएं। हो सकता है कि आपकी बीबी सही है, बट आप में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, आप में ही इनफर्टिलिटी देखी जा रही है। तो ऐसा एक ईगो पे नहीं लेना होता है कि मैं, बहुत सारे ऐसे मेल होते हैं जो सोचते हैं कि मैं क्यों जाऊं टेस्ट कराने, या मेरी क्यों जांच करानी जरूरी है, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, हेल्दी है। फीमेल पार्टनर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ये बच्चा नहीं हो रहा है, तो बीबी ही चेंज कर दे रहे हैं कि भाई सारे बोल रहे हैं कि बीबी ही चेंज कर दो, बीबी में ही गड़बड़ी है। ऐसा नहीं है, आप अपनी भी जांच कराओ, अपने भी अंदर देखो, आपके शरीर में कहीं कोई खराबी हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी, आपके अंदर के सारे जो भी हार्मोन्स बन रहे हैं। तो ये भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि मेल फीमेल दोनों अफेक्ट होते हैं, ना कि सिर्फ फीमेल देखी जाती है इसमें। अब मैं आती हूँ अपने पॉइंट के ऊपर,
जो कि है इनफर्टिलिटी के कॉजेज क्या क्या होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है। फ्रेंड्स, अगर हम कॉजेज की बात करें तो कॉजेज बहुत सारे मिलते हैं, वो भी अलग अलग। मेल में अलग कॉजेज मिलेंगे, फीमेल में अलग कॉजेज मिलेंगे। सबसे पहला है डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे न्यू स्पर्म बन रहा है उसमें ही कुछ न कुछ डिफेक्ट है, यानी कि अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम इसे टर्म देते हैं डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसमें भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि कॉन्जेनाइटल हो सकता है, उसके पेरेंट्स में हो, फादर में हो, उसके ग्रैंडफादर में हो, तो ये एक कॉन्जेनाइटल कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। थर्मल फैक्टर में आता है, जैसे नॉर्मल जो एक स्पर्म को सीमेन के अंदर जो जिंदा रहने के लिए जो उसको टेम्परेचर चाहिए होता है, अगर वो टेम्परेचर नहीं मिलता, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो भी वो स्पर्म क्या करते हैं, वो बॉडी के अंदर ही मर जाएंगे, डेड कर जाएंगे। तो अनडिसेंडेंट टेस्टिस मतलब टेस्टिस का बाहर स्कोटम में पाया जाना, बट वो स्कोटम में नहीं है, वो बॉडी के अंदर एब्डोमेन में है। इन्फेक्शन है, मम्स डिजीज अगर किसी मेल को हुआ है तो वो भी एक उसकी प्रजनन दर को कम कर देता है। ये इन्फेक्शन भी बहुत ही खतरनाक माना जाता है मेल के अंदर स्पेशली। हाइपोपेडियासिस एंड हाइपरपेडियासिस में नॉर्मली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पेनिस के टिप पे एक ओपनिंग होती है जहां से यूरिन पास करते हैं और वहीं से स्पर्म का भी इजैकुलेशन होता है। टिप पे वो ओपनिंग ना होकर के कहाँ होता है, या तो पेनिस के जस्ट बिलो नीचे होगा या तो पेनिस के जस्ट ऊपर होगा, तो उसे ही हम टर्म देते हैं, अगर नीचे है तो हम उसे टर्म देते हैं हाइपोपेडियासिस, अगर ऊपर है ओपनिंग तो हम उसे बोलते हैं हाइपरपेडियासिस। ये भी एक कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट जो कि बर्थ से ही बच्चे के अंदर देखा जाता है। लॉस ऑफ स्पर्म मोर्टेलिटी, मैंने आगे भी बताए हैं, लॉस ऑफ स्पर्म मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि जितनी एक उसकी मोर्टेलिटी की रेट होनी चाहिए, वो स्पर्म की मोर्टेलिटी की रेट नहीं होती है। टेट्रोजेनिक कॉजेज हो सकते हैं, बहुत से ऐसे कॉजेज होते हैं जो अननेसेसरी कोई ड्रग ले रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रग का यूज़ करता है, टेट्राजेनिक ड्रग्स होते हैं, तो उनमें भी ऐसे डिफेक्ट हो सकते हैं उनके स्पर्म के फॉर्मेशन में। इफ्रेंट डक्ट होती है, जो कि इफ्रेंट डक्ट का काम होता है कि सीमेन को लेकर के आना, पूरे जो उसके पाथवे है वहाँ तक लेके आना, इजैकुलेशन कराना। तो कहीं ना कहीं अगर इफ्रेंट डक्ट या वास डिफरेंट जो एक डक्ट होती है उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी इजैकुलेशन नहीं हो पाता है। ये तो सारे थे क्या कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज। अब मैं आप लोगों के सामने एक चार्ट रखती हूँ आपके स्क्रीन पे, और उस चार्ट में आप एक एक करके नाम पढ़ना, आपको बहुत ही इजी होगा समझ पाना, क्योंकि एक थोड़े टाइम के अंदर ना सारी चीजें कवर कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर कर देती हूँ, आपके स्क्रीन पे शो होगा और आप इसे समझ पाएंगे। मैंने इसमें 3 कैटेगरी लिखा है, प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर एंड पोस्ट टेस्टिकुलर। प्री टेस्टिकुलर में कुछ पॉइंट है, टेस्टिकुलर में कुछ है एंड पोस्ट टेस्टिकुलर में है। तो ये एक के बाद एक आप जो देख पा रहे हो। एंडोक्राइन में भी गोनेडोट्रोपिन डेफिशिएंसी, जैसा कि मैंने बताया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ये सारे हार्मोन क्या करते हैं, एक रिप्रोडक्टिव एज में आने के बाद वो एक एडल्ट के अंदर हार्मोन सिक्रीट होने लगता है, जैसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन या ये सारी चीजें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो उनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो अगर ऐसे सारे हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाए तो नॉर्मल है कि उनमें इनफर्टिलिटी देखी जाती है। ओबेसिटी, कोई अगर मेल है जो बहुत ज्यादा ओबेसिटी का शिकार हो चुका है तो उसमें भी इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशन देखी जाएगी। थायराइड हार्मोन या थायराइड ग्लैंड का डिसफंक्शन होना, अच्छे से काम नहीं करना, ये भी एक इनफर्टिलिटी का कारण होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है। ये सारे क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। हाइपर प्रोलैक्टिमिया, जैसे किसी भी मेल के अंदर अगर हाइपर प्रोलैक्टिमिया जैसे हार्मोन आने लग जाए तो वो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा उनके अंदर लड़कियों वाले सिम्टम्स नजर आएंगे, जैसे उनकी तरह चलना, उनकी तरह बोलना, उनकी जैसे एक्टिंग करना, जिसे हम गाइनेकोमेस्टिया भी बोलते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, उस मेल में देखी जाएंगी। ये हाइपर प्रोलैक्टिमिया की वजह से होता है। ऐसे मेल के अंदर भी इनफर्टिलिटी देखी जा सकती है। साइकोसेक्सुअल भी अफेक्ट करता है, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेल के अंदर इरेक्शन नहीं हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इम्पोर्टेंस है जिसे हम नपुंसकता बोलते हैं, तो ये साइकोसेक्सुअल के अंदर आते हैं। एंड कुछ ड्रग्स भी हैं, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का बहुत ज़्यादा कोई सेवन कर रहा है एंड एंटी साइकोटिक ड्रग का कोई सेवन कर रहा है, तो उसमें इनफर्टिलिटी देखी जा सकती है। जेनेटिक भी होता है, जैसे कि 47 क्रोमोसोम्स आ गए, नॉर्मली हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, अगर किसी मेल में 47 क्रोमोसोम्स हैं या तो 45 हैं, 46 नहीं है टोटल जितने होने चाहिए, तो ये सारे क्या होंगे, सिंगल जीन म्यूटेशन, ऐसी सारी कंडीशन क्या होती है, वो जेनेटिक होती है, जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करेगी।
तो ये तो थे प्री टेस्टिकुलर में। अब हम आते हैं टेस्टिकुलर में। टेस्टिकुलर में है इमोटाइल सीलिया। इमोटाइल सीलिया भी वही है जैसे स्पर्म के अंदर अच्छी मोटिलिटी नहीं होना, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा ओवम को भेदने के लिए या उसके साथ फ्यूज़ होने के लिए। तो एक इमोटाइल सीलिया है। इन्फेक्शन मम्स जो मैंने पहले बता दिया था कि अगर कोई मम्स का इन्फेक्शन है, ऑर्चाइटिस है, या कोई टॉक्सिक ड्रग का यूज़ करना, ये सारे हो सकते हैं। रेडिएशन के एक्सपोजर में आना, स्मोकिंग भी एक कंडीशन होता है इनफर्टिलिटी का, जो कि वो अपने फ़िलहाल जो यूथ हैं, यंग एज मेल होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है स्मोकिंग, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है इनफर्टिलिटी के लिए, जो कि लोग इस पे नॉर्मल ध्यान नहीं देते स्मोकिंग उनके लिए कितना हानिकारक है। वेरिकोस वेन होता है। वेरिकोस वेन में अगर सूजन आ जाए या उसका साइज बड़ा हो जाए तो ये भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, किसके लिए, स्पर्म को इजैकुलेट करने में भी प्रॉब्लम आ सकता है। और एक टर्म और है यहाँ पे जो कि 3 कारणों से मिलकर के एक वर्ड दिया गया है, ओलिगोस्टेनोटेट्रोजूस्पर्मिया। ओलिगोस्टेनोटेट्रोजूस्पर्मिया का मतलब होता है, ओलिगो का मतलब है कम, स्टेनो का मतलब है स्पर्म मोटाइल नहीं है, टेट्रोजूस्पर्मिया का मतलब होता है एब नॉर्मल। तो इसमें यह हो सकता है कि अगर सीमेन में स्पर्म की संख्या कम है, अगर उनमें मोटेलिटी कम है, अगर उनका साइज शेप एब नॉर्मल है, तो ये सारे प्रॉब्लम को मिला करके एक टर्म रेडी किया गया है जो होता है ओलिगोस्टेनोटेट्रोजूस्पर्मिया। अब आते हैं हम पोस्ट टेस्टिकुलर में। पोस्ट टेस्टिकुलर जो आप सबसे लास्ट में देख पा रहे हो 3rd नंबर पे, उसमें है कोंजेनाइटल, जो मैंने आगे भी आपको बता दिया, एब्सेंस ऑफ वॉस डिफरेंस का ही एब्सेंस होना, यंग सिंड्रोम, एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, गोनेरिया जैसे इन्फेक्शन होना, हर्नियोग्राफी हुई है, उसमें अगर कोई डक्ट जो अफेक्ट हो गया हो तो भी, एक हर्नियोप्लास्टी के केस में भी अगर कोई डक्ट कट गई हो या एबनॉर्मल सर्जरी हो गई हो तो उसमें हो सकता है। एंड वैसेक्टोमी का मतलब होता है कि जिस डक्ट से स्पर्म इजैकुलेट होता है उसको ही बांध दिया जाता है, वैसेक्टमी कर दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि स्पर्म इजैकुलेट नहीं होगा। सपोज कि किसी मेल ने कभी अपना नसबंदी का ऑपरेशन कराया हो, फिर बाद में वो चाह रहा हो कि नहीं उसको बच्चा चाहिए, तो ऐसे केस में भी इनफर्टिलिटी देखी जाती है, वो परमानेंट इनफर्टिलिटी हो जाएगी मेल के अंदर, क्योंकि उसने वैसेक्टमी करा लिया, उसने नसबंदी का ऑपरेशन करा लिया है। एंड अदर में हम रख सकते हैं इजैकुलेटरी फेलियर, इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, या बोल सकते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में है कि पेशाब के साथ स्पर्म आना, ये भी एक हेल्थ इशू है जो कि मेल में होता है, इसे हम टर्म देते हैं रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। मैंने कॉजेज के पॉइंट स्टार्ट करने से पहले बताया था कि कुछ कॉजेज मेल के अंदर पाए जाते हैं, कुछ कॉजेज फीमेल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारे जो भी मैंने बताए वो तो मेल में पाए जाते हैं सारे कॉजेज। तो फीमेल में कौन कौन से कॉजेज पाए जाते हैं वो भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले है ओव्यूलेटरी फैक्टर। हमेशा किसी भी लेडीज में 30 से 40% इनफर्टिलिटी का कारण माना जाता है ओव्यूलेटरी फैक्टर, यानी कि उनका ओव्यूलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, या तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है या ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है। तो ये 30 से 40% कारण माना जाता है इनफर्टिलिटी का, ठीक है। एंड ट्यूबल एंड पेरिटोनियल फैक्टर। ट्यूबल एंड पेरिटोनियल फैक्टर का मतलब है कि कहीं ना कहीं ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जो कि 25 से 30% पाया जाता है। एंड थर्ड होता है ओवरी। ओवरी में वो सारे हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहे हैं जो ओवम को मैच्योर करेगा और उसके स्पर्म के साथ फ्यूज होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे सारे प्रॉब्लम जो मेल और फीमेल के बॉडी में पाए जाते हैं इनफर्टिलिटी के कारण। अब मैं बात करती हूँ कुछ कंबाइंड फैक्टर्स के, मतलब नॉर्मल जो इनफर्टिलिटी हो सकता है बट लोग उस पर ध्यान कम देते हैं। सबसे पहली चीज है कि एज ऑफ वाइफ बियॉन्ड 35 ईयर। अगर आपकी वाइफ की एज 35 से ऊपर हो चुकी है और आपकी वाइफ या आप नॉर्मल कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो ये सबसे बड़ा एक इनफर्टिलिटी का रीजन हो सकता है कि हो सकता है आपकी एज जो है वो 35 के ऊपर जा चुकी है, जो कि 20 से 30% कॉजेज होता है। एंड दूसरा कंबाइंड फैक्टर होता है भाग दौड़ भरी जिंदगी, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, अपने कैरियर को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और वो बहुत सारे एक रीज़न हो सकता है कि उनको घर वाले जो भी बोलते हैं कि भाई खुशखबरी दे दो, गुड न्यूज़ दे दो, दादा दादी कब बनाओगे, एंड जो फीमेल है उसकी वाइफ उसके साइड से होगा कि नाना नानी कब बनाओगे। फिर प्लस उसके ऑफिस का भी एक अपना अलग ही स्ट्रेस है कि टाइम पे ड्यूटी आना है, ड्यूटी कंप्लीट करनी है। ओवरऑल सारे जो स्ट्रेस चल रही है, भाग दौड़ भरी जिंदगी चल रही है, माइंड पे इतनी एंजाइटी चल रही है कि फैमिली प्लानिंग कब करें और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे बेटर की जाए। हस्बैंड वाइफ का मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाना कि अब उनको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, या अब वो खुशी हैप्पी रिलैक्स हो करके वो एक फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं।
एंड फर्टाइल पीरियड का मिक्स हो जाना। फर्टाइल पीरियड वो होता है जैसे कोई भी लेडीज है, अगर उसका ओव्यूलेशन का टाइम है उसके पीरियड के 10 to 12 डेज बाद या 14 डेज बाद उसका ओव्यूलेशन या फर्टाइल पीरियड है और वो मिस हो जा रहा है क्योंकि हस्बैंड दूर है कहीं पे ऑफिस के लिए, वो उनको कहीं और रहना पड़ रहा है, वाइफ को कहीं और रहना पड़ रहा है, पर जब वो मिल रहे हैं तब तक उनका वो फर्टाइल पीरियड जो है वो नहीं है, वो क्रॉस कर चुका है। तो वैसे टाइम पे अगर वो इंटरकोर्स उनका होता भी है तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो एक फर्टाइल पीरियड नहीं है। तो हर बार फर्टाइल पीरियड का मिस हो जाना भी इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं जो नॉर्मली हस्बैंड वाइफ के अंदर देखा जाता है उसे हम रखते हैं कंबाइंड फैक्टर्स के अंदर। तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको इनफर्टिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी एबनॉर्मलिटीज की वजह से, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एबनॉर्मलिटीज की वजह से देखा जाए, ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, आपके ऊपर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आप एंजाइटी में हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी अफेक्ट करती हैं आपके इनफर्टिलिटी के लिए। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को स्टेबल करें। ये सारी चीजें भी कभी कभी क्या करती हैं कि फर्टाइल कर जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है नॉर्मली, तो आपको गुड न्यूज़ मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पे ध्यान रखना भी ज़रूरी है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगी। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल है तो मुझे कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसमें जांच क्या क्या होती है। अगर किसी भी मेल या फीमेल में बहुत टाइम से इनफर्टिलिटी देखा जा रहा है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर किस किस जांच की सलाह देते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट चलता है, जो कि इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी जा चुकी है, तो मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ, इसलिए अब ये वाला जो पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, मुझे अप्रिसिएट करें। फिर मिलूंगी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।